हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी एग्ज़ाम के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपके क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है। इससे पहले हमने क्लास 11 के सभी चैप्टर्स को लगभग सभी चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। सबके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हमने अपलोड कर दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उन सभी को देख लिया होगा और पूरे क्वेश्चंस को तैयार कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी देखिए, पिछले जितने भी वीडियो थे वो 10 से 15 मिनट 20 मिनट में ख़त्म हो जाते थे, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सवाल तो सिर्फ 18 ही हैं, लेकिन फिर भी समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि ऑप्शंस एकदम थ्योरेटिकल हैं। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें सोच समझकर बढ़िया से पढ़ना रहेगा, तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन एकदम अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। जिस तरह से आजकल है नीट में आपके पूछे जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं। तो बहुत आराम से, इत्मीनान से, पेशेंस के साथ आप इस चैप्टर के वीडियो को देखिए और सभी का जो सही जवाब है उसको पता लगाने की कोशिश कीजिए। बाकी आपको ऑलरेडी कितने सवाल के सही जवाब आते थे ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये कहता है कि अ फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। यहाँ पे रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब करने वाले कुछ फीचर्स दिए गए हुए हैं 4 ऑप्शंस के फॉर्म में। आपको क्या करना है, आपको इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है दैट आर ट्रू फॉर बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, आपको यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में 4 बातें बताई गई हैं, 1 2 3 4 करके। अब इन चारों ऑप्शंस में से आपको ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन के लिए करेक्ट हों। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है गैमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस। अच्छा, गैमीट्स का फ्यूजन होता हो ऐसे रिप्रोडक्शन, ये वाला किसमें, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों के लिए कॉमन है या नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीज़ कहाँ होती है कि गैमीट्स अगर बन भी जाते हैं ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी तरीके से, तो वो फ्यूज तो नहीं होते हैं। गैमीट का फ्यूजन ये तो एक्सक्लूसिव है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यानी ये वाला किसके लिए सही है भाई, ओनली फॉर सेक्सुअल, ओनली फॉर सेक्सुअल। यानी ये पहला वाला ऑप्शन आपका आंसर में नहीं आना चाहिए। दूसरा कहता है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस। जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होना क्या दोनों में होता है? सेक्सुअल में तो होता है, कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। एसेक्सुअल में होता है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो बताइए, अगर ये एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करके डिवाइड कर जा रहा है 2 बैक्टीरिया में, तो क्या इसमें इसका न्यूक्लियस आया? इसमें इसका न्यूक्लियस आया कि नहीं आया? आया। अच्छा बताइए, ये जो दूसरा है उसका डॉटर सेल है, उसमें इसमें इसका न्यूक्लियस आया कि नहीं आया? आप कहेंगे आया। यानी दोनों का, इसका जेनेटिक मटेरियल दोनों में गया ना, यानी ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। तो यानी सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों में क्या होता है, होता है आपका ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एसेक्सुअल में भी होता है, सेक्सुअल में भी होता है। अच्छा, ये वाला चीज़ बताइए, रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस। रिडक्शन डिवीजन मियोसिस, ये तो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल में होता है, यानी ये आपके ऑप्शन में नहीं आ सकता। अच्छा, चौथा ऑप्शन देखिए, कहता है कि प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स। मतलब जो प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग है, उनका अपने पेरेंट्स के साथ कोई ना कोई रिजेम्बलेंस होता हो। तो ये रिजेम्बलेंस वाली चीज़ तो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करना प्रोजेनी का, ये तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों में होता है ना, बल्कि एसेक्सुअल में तो 100% होता है, सम तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है, ये कह सकते हो। तो उस हिसाब से आपका अगर सिर्फ 2 वाला ऑप्शन टिक करना चाहते हो आप, तो सिंगल ऑप्शन तो इसमें कहीं दिया हुआ ही नहीं है, यानी 2 ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 2 ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो 2 और 4 सेलेक्ट करोगे आप। ठीक है जी, यानी आपके 2 और 4 वाले जो स्टेटमेंट हैं ये सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों के लिए सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा मुझे
सर्दी जुकाम हो गया हल्का सा, तो आवाज़ अगर थोड़ा सा चेंज हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। बाकी आप आगे देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, ये जो शब्द है, कौन सा शब्द, क्लोन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए ऑफस्प्रिंग के लिए इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, बताइए। तो देखिए, क्लोन शब्द का हम इस ऑफस्प्रिंग के लिए तब इस्तेमाल करते हैं जब वो ऑफस्प्रिंग क्या मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या हो, अपने पेरेंट्स के सिमिलर हो। और ये कब होता है, ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑफस्प्रिंग क्या मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है क्या, नहीं होता। तो फिर क्लोन शब्द क्यों इस्तेमाल करोगे, नहीं करोगे ना। तो रीजन में अगर ये ऑप्शन कहीं पे दिया होगा तो वही आप टिक करेंगे। कहता है ऑप्शन नंबर ए, ऑफस्प्रिंग डू नॉट पोसेसेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पैरेंटल डीएनए। बात तो सही लग रहा है, बात तो सही लग रहा है, जो हमने कहा वही कहना चाह रहा है ये रीजन में। लेकिन दूसरा तीसरा चौथा पढ़ लीजिए एक बार। डीएनए ऑफ वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास टू द ऑफस्प्रिंग एट फॉर्म एट डिफरेंट टाइम, या डीएनए पेरेंट कंप्लीटेड, ये गलत, तीनों बातें गलत है। पहला वाला ही स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहता है अमीबा एंड यीस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फिजन एंड बडिंग रेस्पेक्टिवली। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, फिजन से, बिल्कुल से। अमीबा बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है और यीस्ट बडिंग से। रीजन पूछ रहा है, बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, दे आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, या दे आर यूनिसेलुलर या यूनिन्यूक्लिएट। तो आप कहेंगे सही जवाब ये है कि बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी एक सेल से बना हुआ है, एकदम सिंपल सा बॉडी है, कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। सिंपली एक सेल है, डिवाइड करके 2 सेल बना दिया, यही डिवीजन हो गया सेल का, यही रिप्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है जी। तो उसमें सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर सेम फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा यानी यीस्ट, ठीक है जी, ये कहेंगे आप। बल्कि वो हेट्रोट्रॉफिक होना उनका, या माइक्रोस्कोपिक होना, या यूनिन्यूक्लिएट होना, ये नहीं बताता है कि वो किस तरह का रिप्रोडक्शन शो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कहता है अ फ्यू स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अभी नहीं में से आपको बताना होगा कि कौन सही है कौन गलत है, ऐसा कुछ अभी आगे देख लेंगे। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अच्छा, पहले देख लेते हैं सवाल में क्या पूछा, उसके बाद ही पढ़ लेंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको चूज करना है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर 2 इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमेशा 2 इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा 2 इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर भैया एक ही इंडिविजुअल है और वो हर्माफ्रोडाइट है या बाइसेक्सुअल है, तो उसी में दोनों के दोनों गैमेट्स बन जाएंगे और फ्यूज हो जाएंगे। क्या ज़रूरत है 2 इंडिविजुअल की। तो पहला बात सही है। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली गैमेट का फ्यूजन होता है, ये भी बात सही है, बिल्कुल सही। तीसरा कहता है मियोसिस नेवर अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गलत कह दिया भाई इन्होंने, मियोसिस ही तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और क्या होता है। कहता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं नहीं, आपके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है क्या ह्यूमन के अंदर, नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये दोनों बात तो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक मल्टीसेलुलर फिलामेंटस अलगे है जो कि क्या करता है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल एग्जिबिट करता है। उसमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन अकर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। उसमें मियोटिक डिवीजन कब होता है, जाइगोट बनने के बाद। तो कहता है एडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस अलगे हैज़, उसके एडल्ट के पास क्या होगा, किस तरह का सेल होगा और किस तरह के गैमेटेंजिया होंगे, ये बताना चाहता है।
हैप्लॉइड होंगे वेजिटेटिव सेल या गैमेटेंजिया कैसे होंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, यही पूछ रहा है, 4 ऑप्शंस के फॉर्म में देकर। तो देखिए ये भाई साहब कहते हैं कि ये एक अलगे है। अलगी क्या कर रहा है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल एग्जिबिट कर रहा है और उसके जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, यानी जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है। मतलब उसका केवल और केवल क्या है, जाइगोट है, जाइगोट है, और जाइगोट में मियोसिस होकर क्या बनेगा, उसके सेल्स बनेंगे, ठीक है, बॉडी के सेल्स बनेंगे। तो अगर मियोसिस होंगे तो उसके बॉडी के सेल्स कैसे बनेंगे बताइए, हैप्लॉइड ही बनेंगे, हैप्लॉइड ही बनेंगे। और आपने पढ़ा हुआ होगा ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जो अलगे, जब आपने पढ़ा तो देखा कि ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहे हैं उसके सिर्फ जाइगोट में ही बस देखने को मिल रहा है, बाकी किसी स्टेज में डिप्लॉइड स्टेज नहीं आएगा, बाकी सब में हैप्लॉइड ही आएगा। तो आप क्या टिक करोगे, आप कहोगे कि उसके वेजिटेटिव सेल भी हैप्लॉइड होंगे और उसके गैमेटेंजिया भी हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात कर रहा है यहाँ पे पढ़ के समझ में आता है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है लाइफ साइकिल में, यूनिट 1 में। तो आप वहाँ पर देखोगे कि जिसके जाइगोट डिप्लॉइड होता है और उसमें मियोसिस हो रहा है ना, उसमें सिर्फ डिप्लॉइड ही, जाइगोट ही बस डिप्लॉइड रहता है, बाकी हैप्लॉइड ही रहेंगे सब के सब। तो जो भी पूछ ले बाकी सब क्या है, हैप्लॉइड है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका होगा सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए पहले। कहता है द मेल गैमिट ऑफ राइस प्लांट है 12 क्रोमोजोम। क्या कहता है, ध्यान से देखिए, मेल गैमिट के पास क्या है, 12 क्रोमोजोम कहता है। चलिए ठीक है, इन देयर न्यूक्लियस। कहता है द क्रोमोजोम नंबर इन फीमेल गैमिट, बताओ इसका जो फीमेल गैमिट होगी उसमें कितने क्रोमोजोम होंगे। अरे भैया, तो जितना मेल गैमिट में होगा उतना ही फीमेल गैमिट में होगा, ठीक है ना। तो क्या कह दोगे, कितना, 12। अच्छा, फिर कहता है उसके जाइगोट में क्या होगा, तो ये 12 मिलकर क्या बनेंगे भाई, 24 बनेंगे। तो आप कहोगे उसके जाइगोट में तो 24 होगा। और कह रहा है उसके सेल्स ऑफ द सीडलिंग, अब जो जाइगोट में होगा वही तो सीडलिंग भी होगा, क्योंकि जाइगोट के बाद मेज प्लांट में, एंजियोस्पर्म में जाइगोट बनने के बाद तो मियोसिस होता नहीं है, हैं, उसके बाद जाइगोट बनने के बाद तो माइटोसिस ही होगा। तो उसके सीडलिंग के सेल में या रूट के सेल में या शूट के सेल में या कहीं पे किसी की भी सेल में, नॉर्मल सेल में क्या होगा, 2n ही होगा, यानी 2n है यानी 24 ही होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे भाई आप, 12, 24, 24। तो देखिए कहाँ पर है ऐसा, 12, 24, 24 ऑप्शन नंबर सी में है, तो वही सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। क्या खासियत होती है इसकी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की खासियत ये होती है कि भैया मेल और फीमेल गैमेट को एक साथ रिलीज होना पड़ेगा, सिंक्रोनस होना पड़ेगा, उसमें रिलीज और मैच्योरिटी मेल और फीमेल गैमेट्स में, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स में रिलीज होना और उनका मैच्योर होना सिंक्रोनस होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा, तभी तो एक साथ रिलीज, एक साथ मैच्योर होंगे, एक साथ रिलीज होंगे, तभी ना मिलने का चांस रहेगा। अगर मेल गैमेट आज ही मैच्योर हो गया, रिलीज हो गया कल, और फीमेल गैमेट अभी 10 साल बाद मैच्योर होगी, तो कैसे होगा भैया बताइए, काम नहीं हो पाएगा ना, बिल्कुल। और ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है अक्सर पानी उनी में होता है, ठीक है, अक्सर पानी में होता है। इस दौरान एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एक खासियत होती है कि ये मेल गैमेट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर जो मेल गैमेट वो वेस्ट हो जाते हैं ना, क्योंकि गारंटी थोड़ी रहती है कि ये मेल गैमेट पानी के थ्रू जाके फीमेल गैमेट के पास पहुंच ही जाएगा। या अगर इसके बाद जो जाइगोट बनता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद अगर पहुंच गया जाइगोट बनाया, तो इस जाइगोट को भी बहुत खतरा रहता है एज कम्पेयर टू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले जाइगोट के, इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले जाइगोट को खतरा रहता है, ठीक है। तो अब ये सब बातें देखिए, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कह रहा है द मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड सिमिल्टेनियसली, सही बात, यही तो हमने बताया है आपको। कह रहा ओनली अ फ्यू गैमेट आर रिलीज इनटू द मीडियम, क्या ओनली फ्यू गैमेट रिलीज होंगे, नहीं, बहुत सारे गैमेट रिलीज होते हैं भाई, यानी ये गलत है, सही बात नहीं लिखा है। फिर कहता है वाटर इज द मीडियम इन ए मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो सही है भाई ये। और कह रहा है ऑफ स्प्रिंग फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल देन दोज फॉर्म्ड इनसाइड, मतलब देन दोज इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो ये तो उल्टा बोल रहा है भाई, यानी ये भी गलत है। तो सही क्या है, सही 1 और 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन है कि नहीं।
ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द पिस्टिल ऑफ फ्लावर। तो जो फ्लावर के पिस्टिल वाला पार्ट होता है, फीमेल वाला पार्ट, पिस्टिल या कार्पल जिसको हम कहते हैं, उसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। कहता है बताइए कौन सा सही है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। ऑप्शन नंबर 1 कहता है पिस्टिल में प्रोड्यूस मोर देन वन सीड। तो ये सही बात है भाई, बिल्कुल। देखिए पिस्टिल में कई सारे सीड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिस्टिल में बाबू जो ये देखते हो ना आप, ऐसा कुछ, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये वाला पार्ट रहता है। इस ओवेरी के अंदर ही तो ओव्यूल है, और ये ओव्यूल बाद में ही जाकर सीड बनता है। अब इस ओवेरी में कई सारे ओव्यूल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा ओव्यूल हैं तो बाद में वही एक से ज़्यादा सीड भी देखने को मिल सकते हैं। कहता है इच कार्पेल में हैव मोर देन वन ओव्यूल, अभी समझा रहे हैं, हो ही सकता है। तीसरा ऑप्शन कहता है इच कार्पेल में हैव ओनली वन ओव्यूल, में हैज़ ओनली वन ओव्यूल, हैज़ ओनली वन ओव्यूल, इस वजह से ये गलत है। ज़्यादा भी हो सकते हैं भाई। और उसके बाद कह रहा है पिस्टिल हैव ओनली वन कार्पेल, पिस्टिल हैव ओनली वन कार्पेल, ये बात तो गलत ही है, मुझे समझ में ही नहीं है। पिस्टिल हैव मेनी वन कार्पेल, पिस्टिल हैव ओनली वन कार्पेल, दोनों एक ही बात कह रहा है भाई, गलत है ये। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही सही है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलैरिटी बिटवीन एन एंजियोस्पर्म एग एंड एन ह्यूमन एग। एक एंजियोस्पर्म के एग और ह्यूमन के एग में सिमिलैरिटी को कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो डिस्क्राइब करते हैं। कहने का मतलब दोनों के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, एग ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। ह्यूमन का एग, एंजियोस्पर्म का एग क्या लाइफ में एक ही बार बनता है? बताइए। तो देखिए आप अगर एनिमल की बात, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन्स के फीमेल में देखेंगे आप, बात सही कह रहा है। आपने पढ़ा होगा सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही ह्यूमन का एग बनता है। नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कि ह्यूमंस की बात किया जाए तो फीमेल में सिर्फ ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम एग बनते हैं, वो भी बिफोर बर्थ, और बाद में वही मैच्योर होकर रिलीज़ किए जाते हैं वो पुबर्टी के बाद। तो फीमेल के लिए तो ये सही हो गया। पर अगर प्लांट की बात करें, एक एंजियोस्पर्म की बात करें, तो एंजियोस्पर्म में तो जैसे जैसे एंजियोस्पर्म ग्रो कर रहा होता है उसमें फ्लावर आते जाते हैं, और फ्लावर आएगा, एग बनता जाएगा। तो फ्लावर के लिए ये बात, एंजियोस्पर्म के लिए ये सही नहीं है, यानी दोनों के लिए तो नहीं सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। 2 देखिए, कहता है बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी। एंजियोस्पर्म का एग और ह्यूमन का एग दोनों स्टेशनरी होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही जवाब है, ये सही है। एंजियोस्पर्म का एग, जो एग सेल होता है आपका, जो एग सेल होता है आपके एम्ब्रियो सेक के अंदर 3 एंटीपोडल्स और 2 सिनर्जिड और एक एग सेल, ये एग सेल कहाँ मोटाइल होता है भाई, वो तो अपने जगह पे ही रहता है ना, स्थिर, तो दैट इज स्टेशनरी। और बताइए ह्यूमन के जो एग होता है वो, उसके पास क्या कोई फ्लेजेलम उलेजेलम है, वो चल फिर सकता है? नहीं, वो चल फिर नहीं सकता, इट इज़ नॉन मोटाइल। फीमेल का जो एग होता है, ह्यूमन फीमेल का जो एग होता है ना, दैट इज़ नॉन मोटाइल। उसको चलाया फिराया जा सकता है, वो एक अलग बात है। उसको फिम्ब्रा कैप्चर करेगा, सीलिया मूवमेंट कराएगा, म्यूकस मूवमेंट करवाएगा, ये सब अलग चीज़ें हैं, ठीक है। वो तो स्टेशनरी ही रहता है, मूवमेंट कराया जाता है, वो एक अलग बात है। तो देखिए बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, ये एक्चुअल में ये सही बात कह रहे हैं ये, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल ट्रांसपोर्टेड। गलत है, ये मोटाइल नहीं होते हैं, अभी तो समझाया आपको। सिंगेमी इन बोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दोनों में जब सिंगेमी होगा तभी जाइगोट बनेगा, ये तो सत्य है, ये तो परम सत्य है कि जब सिंगेमी होगा तभी जाइगोट बनेगा। ठीक है, सिंगेमी होगा तभी जाइगोट बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। और क्या सही था? पिछला 2 सही था ना आपका, तो क्या कहोगे आप? 2 and 4 आर करेक्ट, 2 and 4 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है आपका। ठीक है जी,
चलिए आगे देखिए। एक्चुअल में आपको बहुत पेशेंस रखना है इस चैप्टर में, बहुत लेंदी सवाल है यहाँ पे, थ्योरेटिकल है, तो समय लग रहा होगा आपको। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, देखिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस चैप्टर में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल फ्रॉम द नोड ऑफ प्लांट सच एज शुगर केन एंड जिंजर इज मेनली बिकॉज। तो ये जो शुगर केन है, जिंजर है, यहाँ पे क्या होता है, नोड से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल जो निकलते हैं वो क्यों निकलते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भैया वो नोड जो होते हैं उस पर मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं और उन मेरिस्टेमेटिक सेल की एक्टिविटी की वजह से ही प्रोपेग्यूल्स निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बाकी ये शॉर्ट इंटरनोड, नोड लोकेटेड सोइल डाउन पर, ये सब कोई बात नहीं है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल की वजह से होता है। कहोगे, आगे बढ़ो भैया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द व्यू दैट इलेबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस अपीयर्ड मच लेटर इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इन बातों को सपोर्ट करता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में बहुत बाद में आया। और देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है सिंपल बॉडी डिजाइन। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉमन इन लोअर ग्रुप। तीसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और चौथा कहता है द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट। तो देखिए यहाँ पे भाई सभी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि बाकी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये तो छोड़ो। सबसे पहली बात, ये जो स्टेटमेंट कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हायर वाले में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सेक्सुअल होता है। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जिसमें आएगा उसको तो हम काट ही देंगे। किसमें आया ऑप्शन नंबर 3, इसमें 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 काट दो, क्या बचा ऑप्शन नंबर सी, यानी यही सही जवाब है। अब देखिए जब स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो तो हमें इस तरह का तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। जब कंसेप्ट थोड़ा सा काम ना करे, समझ में ना आए, तो एलिमिनेशन का तरीका हमें अपनाना पड़ेगा, और ये सवाल है उस तरीके का। और देखिए इस ऐसा करने से एकदम मामला ही ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। बाकी पढ़ के भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपल बॉडी डिजाइन, ये बात तो सही है, पर ये किसके बारे में बात कर रहा है, लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, सिंपल बॉडी डिजाइन जिनमें एसेक्सुअल होता था, सेक्सुअल की कहीं बात नहीं कर रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। सपोर्ट, बात तो सही है लेकिन सपोर्ट नहीं करता हमारी बात को। दूसरा कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ग्रुप में कॉमन है, और लोअर ग्रुप वाले पहले आए थे, यानी हायर ग्रुप वाले तो बाद में आया ना इवोल्यूशन में, और उन्हीं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, यानी यही कह रहा है कि हायर ग्रुप में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में जाकर आया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, यानी आप इसको टिक करोगे, ठीक है। तो 2 और 4 आंसर है। बेस्ट है एलिमिनेशन मेथड टिक करने का इसको कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है, वो जिसमें आएगा उसको गलत कर दो, बाकी एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन दोज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल के ऑफस्प्रिंग से, वाई। तो कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेंदी प्रोसेस है, इस वजह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेंदी है तो क्या हुआ, गलत। दूसरा स्टेटमेंट कहता है गैमेट ऑफ पेरेंट हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। अब देखिए तीसरा वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम पेरेंट ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज, तो ये क्या है, सही या गलत बताइए, गलत है। जेनेटिक मटेरियल 2 डिफरेंट स्पीसीज नहीं, 2 डिफरेंट पेरेंट से आता है, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल या सेम इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो स्पीसीज से नहीं आता, स्पीसीज तो सेम ही होते हैं ना, आपके माँ बाप सेम स्पीसीज है ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखिए ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व इन सेक्स, डीएनए का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ये भी कोई बात बहुत अच्छी नहीं कर रहा है।
बी वाला देखिए बहुत अच्छी बात कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। गैमीट ऑफ पेरेंट हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। दो अलग अलग पेरेंट होते हैं ना, ये जो पेरेंट, इनका जेनेटिक कंपोजिशन अलग अलग होता है और आकर वो मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और उसमें उसकी वजह से एक नया बन जाता है कंपोजिशन, ठीक है, और वेरिएशन देखने को मिलता है। तो यही वाला सही है, बी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन एनिमल, नहीं, प्लांट भी हो सकते हैं डायोसियस भाई। डायोसियस ओनली इन प्लांट, नहीं, एनिमल भी हो सकते हैं। डायोसियस सीन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, यस। डायोसियस ऑर्गेनिज्म सीन ओनली इन वर्टिब्रेट, नो। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, या बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, या माइक्रोस्कोपिक हैं, या फिर पेरेंटल बॉडीज डिवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू ऑफस्प्रिंग, वाई। तो आप कहेंगे देखिए जो अमीबा होते हैं ना, ये बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं, ये तो सही बात है, पर उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो पुराना वाला पेरेंट है वही दो ऑफस्प्रिंग में बन जा रहा है। मतलब एक जो पुराना वाला ऑर्गेनिज्म था दोनों में बंट जा रहा है, यानी आप कह सकते हो ये किसके अंदर चला गया, ये इसके अंदर भी चला गया, इसके अंदर चला गया, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से कहा जाता है कि नेचुरल डेथ उनका नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एडॉप्टेड बाय ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है ये। क्या कहता है आपके, एनसीईआरटी कहता है कि इट डिपेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट फिजियोलॉजी एंड अदर। तो वो अदर क्या है, जेनेटिक मेकअप। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ये तो सही है ना, कह रहा है इनकरेक्ट चूज करना है, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसको हम क्लोन कहते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है। देखिए कहता है जू स्पोर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यहीं पे इन्होंने गलत कर दिया, जू स्पोर हो या कोनिडिया हो ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, तो वो गलत कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी ही सही है, गलत स्टेटमेंट है यानी सही जवाब है, ठीक है। बाकी ये तो सही है, स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सही जवाब नहीं है ये स्टेटमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनता है विथआउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सही स्टेटमेंट है, यानी गलत स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी, तो सही जवाब वही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, वही जाइगोट एम्ब्रॉय बनेगा। तो एम्ब्रॉय डेवलपमेंट कहाँ लिखा है, देखो यहाँ बी में, यानी यही क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बाकी अरे पहले पोलन ग्रेन फॉर फ्लावर उगेगा, पोलन ग्रेन बनेंगे, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे, पोलिनेशन होगा, तब जाके ना वही जाइगोट बनेगा। तो ये सब तो पहले वाले हो गए, बाद वाला कौन हुआ, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन अ सूट टिप सेल ऑफ मेज प्लांट इज 20। मेज प्लांट है, एंजियोस्पर्म है, जिसमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट हाई डेवलप्ड, और कैसा होता है स्पोरोफाइट, रूट हो चाहे लीफ हो चाहे स्टेम हो, दैट इज 2n होता है। तो वही 2n के बारे में क्या कह रहा है, इट इज 20, ठीक है। तो कहता है उसके माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितना होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा उसका क्या होगा, वो 20 होगा क्रोमोजोम नंबर या 40 होगा, क्या होगा। तो भैया जो इसका रूट टिप सेल होता है, स्पोरोफाइट जो होता है ना प्लोइडी, वही उसके माइक्रोस्पोर मदर सेल की भी तो प्लोइडी होती है, वो भी 2n रहेगी। तो और उसी में तो वो भी क्या हो जाएगी, 20 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। समझ रहे हैं बात आप, अगर नहीं समझ रहे हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा आपका, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है आपका क्या, माइक्रोस्पोर। तो ये 2n होता है और ये n होता है, क्योंकि यहाँ बीच में मियोसिस हो जाता है, ठीक है जी। अभी के लिए आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो याद रखिए, नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली 18 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। और देखिए पिछले चैप्टर में 18 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए शायद 15 मिनट ही लगा हो, पर इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया।
तो ये क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस थ्योरेटिकल थे ना, हर स्टेटमेंट पढ़ना था हमें, इस वजह से ज़्यादा समय लगा। हर एक स्टेटमेंट को डिस्कस किया मैंने, इसी वजह से आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा लगा, ठीक है ना। तो अब जाके आपका क्लियर हो गया होगा, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।